Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to all of you in unique pre-FSC online lectures. For the new students, a brief intro. My name is Dr. Danial and आप लोग को 1-1.5 माह से मेरे साथ pre-FSC के ऑनलाइन लेक्चर्स पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ सीख रहे हैं। गो की सिचुएशन विविड है, अभी भी कोरोना वायरस के अटैक्स वगैरह सिचुएशन वैसे ही चल रही है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला रहम करे इंसानों पे, इंसानियत पे और जल्द से जल्द इस बीमारी का गलबा ख़त्म हो और सारी जो नॉर्मल लाइफ और नॉर्मल रूटीन्स हैं हम उसकी तरफ वापस आएँ। तो अल्लाह ताला से आप सब बच्चे भी दुआ करें क्योंकि बच्चों की दुआएं ज़्यादा कबूल होती हैं। अब हम लास्ट टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 के जो अभी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो माइटोकॉन्ड्रिया था। सिर्फ आपको ब्रीफली एक दफ़ा दिखा देता हूँ, जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है उन बच्चों के लिए स्पेशली ये कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल के तौर पे है, मैन्युफैक्चर और सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वेजिकल्स की तरह एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन में कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी पे एग्जिस्ट करता है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं क्रिस्टे। और यहाँ पे F1 पार्टिकल्स का जिक्र है, वो आपने गौर से करना है, जानना है, समझना है और क्लियर करना है। अच्छा, अब इसके बाद आपने मेरे बच्चों बात करनी है इसके अंदर वाले सारे स्पेस की, जिस स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने आज ये लेक्चर ले रहे हैं और लास्ट लेक्चर नहीं ले सके थे। तो ये इनर वाली जो स्पेस है वो मैट्रिक्स कहलाती है और मैट्रिक्स वाली जो स्पेस है उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्रेब्स साइकिल के लिए, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, एटीपी के लिए, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए इन्वॉल्व हैं और मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल्स के लिए भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे जो कॉमन एग्जांपल है वो ग्लूकोज की है, जिसमें आप देख सकते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान वो 40 एटीपीज़ यहाँ से रिलीज़ होते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट डबल मेम्ब्रेन्ड ऑर्गेनेल। द नेम ऑफ द ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड। ठीक है बेटे, तो इसको क्लियर कर लो कि प्लास्टिड्स क्या होते हैं और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। प्लास्टिड्स डबल मेम्ब्रेन्ड है, ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा, प्लांट्स में मौजूद होते हैं। तीसरा, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग जो वर्ड है ना, इसको सेमी ऑटोनमस भी बोलते हैं। तो ये वर्ड भी आपको लिख दूँ स्पेलिंग्स के लिए, सेमी ऑटोनमस। इसका क्या मतलब हुआ सेमी ऑटोनमस? इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे फंक्शंस में ये सेमी ऑटोनमसली रोल प्ले करता है। इसका मतलब ये अपने डीएनए और राइबोसोम की वजह से जो है बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में भी मौजूद है और अपना एज सच मटेरियल भी मैन्युफैक्चर भी कर सकता है और एग्जिस्ट भी करता है इसके अंदर। अच्छा, अगली बात यह कि क्या प्लास्टिड्स में ये प्लास्टिड्स जो ऑर्गेनेल है क्या ये एनिमल सेल में मौजूद है? तो आंसर है कि ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं है, ये सिर्फ प्लांट सेल का ऑर्गेनेल है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्लास्टिड हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट अगर वर्ड देखें तो क्लोरोप्लास्ट वो है जिसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं फॉर द प्लांट। ठीक है, फूड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? नाम ही शो कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ठीक है, किस में इन्वॉल्व है? फोटोसिंथेसिस में। तो क्लोरोप्लास्ट फूड फैक्ट्री के तौर पे यहाँ पे आप इसको पढ़ोगे, जानोगे और समझोगे। प्लांट्स में, फोटोसिंथेटिक प्लांट सेल्स में जो मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है उसको आप प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट बोलते हो। अच्छा, अब इसको ज़रा बना के देखते हैं और फिर क्लियर करते हैं। ये आपके पास प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट को अगर आप इनर देखो तो इनर वाइज अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके पास इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं। ठीक हो गया।
इन मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स को बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ठीक है बेटा, क्लियर कर लें। अब एक एक करके देख लें। 3 पार्ट्स हैं एक क्लोरोप्लास्ट के। आउटर पार्ट, दिस वन इज नोन एज इनवेलप। ठीक है, नंबर भी कर देता हूँ, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए, बना भी लीजिए अपने जहनों में और क्लियर भी कर लीजिए। अच्छा, सबसे पहले तो क्या हो गया कि इसका हमने आउटर हिस्सा बना लिया, वो क्या था? इनवेलप। ठीक है, क्लियर हो गया। डबल मेम्ब्रेन होता है। इसके बाद अंदर आ जाए। अंदर जो सारा फ्लूइड वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा। ये आपको मिलेगा पेज 60 की लास्ट लाइन पे। स्ट्रोमा कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इसको यहाँ पे क्लियर कर लीजिए। ठीक है, और ये वही फ्लूइड है जो अगर कोई पूछे द फ्लूइड विच सराउंड्स द थिलाकॉइड्स, तो आंसर क्या होगा? स्ट्रोमा। ठीक है, इसमें होता क्या है? इट कंटेन्स, मैं यहाँ पे आपको लिख भी देता हूँ ये स्ट्रोमा के हवाले से। स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स। अच्छा, अब बात यह है कि ये क्या है? स्ट्रोमा क्या है? वो फ्लूइड जो यहाँ पे बेसिकली मौजूद है सराउंडिंग द थिलाकॉइड्स। और थिलाकॉइड क्या है? ग्रेना की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो इसमें प्रोटीन्स हैं, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, इसमें राइबोसोम है और इसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी है। ठीक है बेटा जी, तो ये 3 मेन चीज़ें इसमें जो बाय ऑल मीन्स या हर हालत में मौजूद हैं और यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी? प्रोटीन्स हैं, राइबोसोम्स हैं और स्मॉलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक हो गया, ये 3 चीज़ें इसमें मौजूद हैं स्ट्रोमा में। अच्छा, एक बड़ा कॉमन एमसीक्यू, इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट द प्रोसेस ऑफ कार्बन फिक्सेशन अकर्स। तो कार्बन फिक्सेशन का जो प्रोसेस है वो होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, कार्बन फिक्सेशन का। और इसके अलावा सेकंड यहाँ पे पॉइंट आपने जान लेना है, प्रोटीन सिंथेसिस में भी स्ट्रोमा ही इन्वॉल्व होता है। अब कार्बन फिक्सेशन क्या होता है? द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इज नोन एज कार्बन फिक्सेशन। अब क्लियर हो गया सब बच्चों को? पहला हिस्सा हमने क्या पढ़ा? इनवेलप। डबल मेम्ब्रेन होता है और सारे मेम्ब्रेन्स जितने भी हैं, सेल्स के भी और ऑर्गेनेल्स के भी, सब बेटे बने हुए लिपोप्रोटीन कम्प्लेक्सेस। तो इसको क्लियर कर लें। ठीक हो गया। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट का नाम है स्ट्रोमा और उसकी आपने डिटेल्स पढ़ ली। अब आ जाए थर्ड हिस्से पे, तीसरा। ये जो आपको विद इन ब्लू लाइंस नज़र आ रही, ये हैं थिलाकॉइड्स। थिलाकॉइड्स आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ठीक है, विच अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म ग्रेना। थिलाकॉइड्स अरेंज होते हैं तो बना देते हैं क्या? ग्रेना। एक ग्रेना में 50 या इवन इससे ज़्यादा थिलाकॉइड्स मेंटेन भी होते हैं और मौजूद भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक बड़ा अच्छा एमसीक्यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट। तो इसके जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन्स के साथ क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल, द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है उसकी 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप का नाम है, जो मेन बता रहा हूँ आपको नॉलेज के लिए, क्लोरोफिल ए C55 H72 O5 N4 Mg। एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जिसके अंदर सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद हो, वो क्लोरोफिल है। और अगर मैग्नीशियम की जगह हेम यानी कि आयरन फेरस मौजूद हो तो वो हेमोग्लोबिन का हीम बनता है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्लियर कर लो कि आप पढ़ क्या रहे हो। आप पढ़ रहे हो थिलाकॉइड। थिलाकॉइड में आप क्या पढ़ रहे हो? ग्रेना।
एक ग्रेना में 50 से इससे ज़्यादा थिलाकॉइड्स होते हैं और ये बेसिकली मेम्ब्रेन्स हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, और इनके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उनके साथ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अटैच्ड है। तो सिंपल सी बात यह है कि जहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे वहीं पे फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप वो कौन सा? लाइट रिएक्शन चल रहा होगा। ठीक है, कौन सा रिएक्शन? लाइट रिएक्शन, या जिसे आप कहते हो जी स्कीम, वो चल रही होगी। इसमें क्या होता है? इसमें लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाया जाता है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये बेस बनेगा, और उसके बाद फिर जब आप 11वां चैप्टर पढ़ोगे इंशाल्लाह लाइव क्लासेस में, तो उस वक्त आपको बहुत अच्छा ये समझ भी आएगा और बेहतर भी होता जाएगा कि क्या हो रहा है। तो क्या मैंने बताया आपको, क्लोरोफिल बेसिकली क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व है और उसमें लाइट रिएक्शन है, और लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और एज सच ये इस तरह एग्जिस्ट करते हैं कि थिलाकॉइड्स जब पाइलअप हो जाते हैं कॉइन्स की तरह 50 या ज़्यादा, तो वो ग्रेनम बना देते हैं, और हर ग्रेनम आपस में लिंक्ड हो जाता है नॉन ग्रीन पार्ट के साथ। उस नॉन ग्रीन पार्ट का नाम है इंटरग्रेना। ये नॉन ग्रीन पार्ट है जो इस ग्रेनम वाले पार्ट को आपस में लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द साइट वेयर सनलाइट एनर्जी इज ट्रैप्ड एंड ATP इज फॉर्म्ड? द आंसर इज मेम्ब्रेन्स ऑफ द ग्रेना, या थिलाकॉइड मेम्ब्रेन्स यहाँ पे साइट के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स? कॉमन MCQs। द मेन सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं वो बेसिकली हमारे पास है, एक तो आपने पढ़ ली माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरी आपने पढ़ ली क्लोरोप्लास्ट, तीसरी क्रोमोप्लास्ट, चौथी ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, और डेफिनेटली न्यूक्लियस भी एक आप समझ लो ऐसी ऑर्गेनेल है जो तमाम फंक्शंस को कंट्रोल कर रही है। अच्छा, अब आ जाए इसके डायमीटर के ऊपर। डायमीटर वाइज क्लोरोप्लास्ट इज 4 to 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, तो क्वाइट बिग इन द साइज एज कंपेयर टू पेरोक्सीसोम्स वगैरह, अच्छे खासे साइज में एग्जिस्ट करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दे अपीयर लाइक स्मॉल नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको ग्रेना बोलते हैं, और वो एज सच इसमें एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट के 3 ऑर्गेनेल्स, 3 पार्ट्स हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए, ज़रा देखें। आउटर हिस्सा इन्वेलप, उसके बाद फ्लूइड पार्ट जिसमें स्ट्रोमा है, उसमें प्रोटीन्स हैं, सम एंजाइम्स हैं, राइबोसोम्स हैं और स्मॉल DNA है। इसके अलावा कार्बन फिक्सेशन में भी इन्वॉल्व है और प्रोटीन सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व है। और कोई आपसे पूछ ले कार्बन फिक्सेशन क्या होता है, तो कार्बन फिक्सेशन से क्या मुराद है? द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कार्बन टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद हम बेटा बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, वो हमारे पास है थिलाकॉइड और उससे रिलेटेड पार्ट। थिलाकॉइड क्या होते हैं? फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं, इनके गिर्द मेम्ब्रेन होते हैं, ये ब्लू में बने हुए हैं। जब 50 या इससे ज़्यादा थिलाकॉइड पाइलअप हो जाते हैं तो वो बनाते हैं ग्रेना, और ये सारे ग्रेना आपस में कनेक्टेड होते हैं नॉन ग्रीन पार्ट की मदद से, जिसको बोलते हैं इंटरग्रेना। तो सोच ये सबसे पहले आती होगी बच्चों के जहन में, ये आती है कि इंटरग्रेना का फिर काम क्या है? ये जो फूड बेटे एक साइड में बनता है ना, उसकी ट्रांसलोकेशन के लिए, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए इंटरग्रेना का रोल है, और वो इंटरग्रेना ही है जो फूड के मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करने में बेसिक रोल प्ले करता है। तो दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू द क्लोरोप्लास्ट। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको एक सीक्वेंस में मैंने पढ़ाया है। कोशिश कीजिएगा कि ये अच्छे अंदाज में आपको क्लियर भी हो जाए, समझ भी आ जाए और आता भी हो आप लोगों को। क्रोमोप्लास्ट नेक्स्ट, छोटा सा एक MCQ। क्रोमोप्लास्ट और फिर ल्यूकोप्लास्ट, तो दो वर्ड्स इसके लिए करवाता हूं आप लोगों को भी। देखें, क्रोमोप्लास्ट अगेन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है,
और कलर्ड है, कलर देते हैं। और जैसे पेटल्स का कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, यानी कि ये वो पिगमेंट है जिसको आप कलरिंग एजेंट के तौर पे यहाँ पे लेते हैं। अच्छा, ये लाइन भी लिखी हुई है यहाँ पे, इसको मार्क भी कर लीजिए। दे इम्पार्ट कलर टू द प्लांट अदर देन ग्रीन, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं? पेटल्स की तरफ होते हैं और इम्पार्ट करते हैं कलर में। और दो मेन चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इसमें, पॉलिनेशन में और डिस्पर्सल में, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। और डिस्पर्सल क्या होता है? जो भी इंसेक्ट्स आके बैठते हैं वो अपने साथ पोलन ग्रेन्स को भी डिस्पर्स करवा देते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा देते हैं। इसको बोलते हैं हम डिस्पर्सल। तो ये बेटे क्रोमोप्लास्ट का हो गया। अब ल्यूकोप्लास्ट पे आ जाए। ल्यूकोप्लास्ट भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स हैं, ट्रायंगुलर या ट्यूबुलर होते हैं और कलरलेस होते हैं ये, ठीक है। ये इसका मेन पॉइंट है, कलरलेस होते हैं। और चूंकि ये कलरलेस होते हैं तो इसका मतलब यूजुअली इनका रोल सिर्फ और सिर्फ फूड स्टोरेज के तौर पे। नाम सुना है आप लोगों ने ट्यूबर्स का, जो अपने अंदर स्टार्च को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को मेरा बेटा गो थ्रू कर लीजिए। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, जैसे पेटल्स में होते हैं, पॉलिनेशन या डिस्पर्सल में इन्वॉल्व हैं। ल्यूकोप्लास्ट ट्रायंगुलर या ट्यूबुलर होते हैं, कलरलेस होते हैं। फूड स्टोरेज में ट्यूबर्स या स्टार्च की मैन्युफैक्चरिंग में तो नहीं है, बस स्टोरेज के अंदर डेफिनेटली इन्वॉल्व है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड क्वाइट अ लेंथी टॉपिक, जो हम अगले 10-15 मिनट में टेकअप करेंगे। उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस। ठीक हो गया, तो उसको शुरू करने लगे। न्यूक्लियस इट्स अ ह्यूज टॉपिक, तो इसको बड़ी एहतियात से अटेंटिवली कीजिएगा। न्यूक्लियस का दूसरा नाम, न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। सेल का दिमाग है ये। इसका मतलब तमाम जो फंक्शंस हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो न्यूक्लियस ही कंट्रोल भी कर रहा है और लेके चल भी रहा है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? 1831 रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और फिर एज सच जो है वो इसको ये लेके चला है। अच्छा, इसका कलर, न्यूक्लियस विजिबल कैसे हुआ? अर्लियर ना न्यूक्लियस के ऊपर बहुत जो कॉमन था वो ये था कि स्लाइटली डार्कर है इन कलर। तो ये जो डार्कनेस थी ना, इसकी वजह से ये लगता था कि न्यूक्लियस एक विजिबल, आप समझ लो, स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और मौजूद है। अच्छा, अब लोकेशन पे आ जाए। एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है सेंटर ऑफ द सेल, जबकि अगर यही बात आप प्लांट सेल में देखो तो प्लांट्स में न्यूक्लियस है पेरिफ्री पे। अब ये पेरिफ्री क्या होता है? साइड पे, ठीक है, नॉट इन द सेंटर। मैं एक जनरली बना रहा हूँ आप सबके लिए। पहली बात, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब दो आप मेम्ब्रेन्स वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दो, ठीक है। क्या न्यूक्लियस की शेप है? न्यूक्लियस इर्रेगुलर भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली न्यूक्लियस जो है वो शेप में स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल वे में एग्जिस्ट करता है। अब मुख्तलिफ वर्ड्स पे आ जाए। मोनोन्यूक्लिएट या यूनिन्यूक्लिएट, वो सेल्स जिनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है उनको बोलते हैं मोनोन्यूक्लिएट या यूनिन्यूक्लिएट। एग्जाम्पल, स्मूथ सेल्स या स्मूथ मसल सेल, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं वो सेल, कोई ऐसा सेल भी है जिसमें बाई न्यूक्लिएटेड है, यानी कि जिसमें दो न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं, तो आंसर क्या होगा? पैरामीशियम। और फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन है, तो आप कहते हैं मसल सेल, ठीक है। मसल सेल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और एज सच मौजूद होता है। तो तीनों एमकैट की एग्जांपल्स हैं। मोनोन्यूक्लिएट सेल या यूनिन्यूक्लिएट सेल की एग्जांपल है स्मूथ मसल सेल,
बाय न्यूक्लिएटेड सेल की एग्जांपल है पैरामीशियम, और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो है वो मसल सेल है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। एमसीक्यूज पे गौर कीजिएगा और गौर से सुनिएगा। न्यूक्लियस इज विजिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस इज विजिबल इन नॉन डिवाइडिंग स्टेज। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस किस में विजिबल है? सिर्फ और सिर्फ नॉन डिवाइडिंग स्टेज में विजिबल है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, विजिबल नॉन डिवाइडिंग स्टेज। ठीक है बेटा, इसको क्लियर कर लें। न्यूक्लियस किस में विजिबल है? नॉन डिवाइडिंग स्टेज में। इसमें न्यूक्लियस में होता क्या है? इसमें क्रोमेटिन मटेरियल भी होता है या क्रोमेटिन नेटवर्क भी होता है, और सॉल्युबल सैप भी है। उस सॉल्युबल सैप को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, डिवाइडिंग सेल्स में न्यूक्लियस रिप्लेस हो जाता है और वो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में विजिबल होता है। उसकी मतलब ये हुआ कि वक्ती तौर पे वो यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हम न्यूक्लियस के आउटर से शुरू करते हैं और उसके बाद इनर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। न्यूक्लियस के बाहर जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये वाला, सब बच्चे देख लें, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, ये डबल मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एमसीक्यू है ये। आउटर कॉन्टिन्यूस है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और इनर जो मेम्ब्रेन है वो एट प्लेसेस कॉन्टिन्यूस है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? न्यूक्लियर पोर्स बना रहा है। और ये लाइन यहाँ पे किताब में लिखी भी हुई है। और जो न्यूक्लियर पोर्स हैं उनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन, सबसे पहले तो बता दें, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स में न्यूक्लियर पोर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व भी है और मौजूद भी है। अच्छा, क्या न्यूक्लियर पोर्स या न्यूक्लियस बराबर हैं सबके लिए? तो आंसर इज़ नो। ये कोई कांस्टेंट फिगर नहीं है। न्यूक्लियर पोर हो या न्यूक्लियस हो, द नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इज़ हाईली वेरिएबल। ठीक है, और उस वेरिएबिलिटी के अंदर अगर हम देखें आरबीसी के अंदर, आरबीसी में हैव 3 to 4 पोर पर न्यूक्लियस। ठीक है, एक रेड ब्लड सेल में 3 से 4 पोर्स हैं पर न्यूक्लियस। और अगर यही बात आप देखें ओवा में, जो एग है अनडिफ्रेंशिएटेड है, तो इट कंटेन्स 30,000 पोर पर न्यूक्लियस। तो जिन बच्चों को नहीं पता वो तो सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अपने फालतू टाइम में बैठ के बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जानते हैं, वो एक कॉमन सवाल पूछेंगे कि सर आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है, क्या उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है? तो सबसे पहले मेरे बच्चों इस बात को क्लियर करो, रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। रेड ब्लड सेल जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल हैं, जिनको आप ब्लड सेल बोलते हो, जो लाल, जिनकी वजह से आपका खून लाल कलर का है, उन सेल्स के सेंटर में 95% जगह पे हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। तो फिर यहाँ पे क्यों लिखा आपकी किताब ने कि एरिथ्रोसाइट्स के अंदर 3 से 4 पोर पर न्यूक्लियस होते हैं? उसकी वजह ये है, वजह भी सुन लो, कि सिर्फ इमेच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस होता है, मेच्योर आरबीसीज के अंदर बिल्कुल भी न्यूक्लियस नहीं होता। ये हमेशा याद रखिए। इमेच्योर आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट और मेच्योर आरबीसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। तो दोनों के अंदर बुनियादी फ़र्क भी आपके जहन में आ जाना चाहिए और आना भी चाहिए आप लोगों को कि इमेच्योर आरबीसी को क्या बोलते हैं और मेच्योर को क्या बोलते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है। अब व्हाट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर? It controls the passage of materials from one side to the next side। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर्स के ऊपर। सेंटर में, वैसे तो इसके गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, लेकिन मैं आपकी सहूलत के लिए बना रहा हूँ। सेंटर में एक नॉन मेम्ब्रेनस डार्क स्पॉट एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है न्यूक्लियोलस। ठीक है,
नॉन मेम्ब्रेनस है, ये बात क्लियर कर लो सारे। डार्क स्टेन्ड बॉडी विदाउट एनी मेम्ब्रेन टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियोलाई हो सकता है न्यूक्लियस में, वन और मोर न्यूक्लियोलाई मे एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियोलाई मौजूद हो सकता है एक के अंदर। सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा न्यूक्लियोलस है। क्यों भला? क्योंकि न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी जब ये ऑर्गेनेल पढ़ाया था। राइबोसोम की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेटा किस में हो रही है? न्यूक्लियोलस के अंदर ही जारी है ये काम। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। इसके अंदर दो हिस्से हैं, इसके रीजन्स। इसी न्यूक्लियोलस के रीजन में इस साइड पे लिख रहा हूँ। एक को बोलते हैं CFA और एक को बोलते हैं PGA। अब ज़रा इन दोनों वर्ड्स को जान लीजिए। एक है CFA, सेंट्रल फिब्रिल एरिया, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? पेरिफेरल ग्रैन्युलर एरिया। अब जो सेंट्रल फिब्रिल एरिया है, ये जो सेंटर वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे RNA है प्लस rDNA है, राइबोसोमल DNA यहाँ पे मौजूद है। जो पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया है, PGA जिसको आप बोलते हो, ये वो एरिया है जहाँ पे प्रिकर्सर्स मौजूद हैं राइबोसोमल सब यूनिट्स के। राइबोसोमल सब यूनिट के प्रिकर्सर यहाँ पे मौजूद है। तो अभी आपने दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली। न्यूक्लियोलस क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, डार्क स्पॉट है, एक सेल में एक से ज़्यादा एक न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। और फिर मैंने मेरे बच्चों आपको ये बताया कि न्यूक्लियोलस के सेंटर हिस्से की तरफ जाओ तो वो सेंटर हिस्सा कौन सा है? CFA, सेंट्रल फिब्रिल एरिया, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूलर वेट RNA और राइबोसोमल DNA मौजूद होता है। फिर अगर आप दूसरे पे आओ पेरिफेरल ग्रैनुलर एरिया के ऊपर, तो वो राइबोसोमल सब यूनिट्स की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और मौजूद भी होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे और हम पहुँचते हैं इसके नेक्स्ट हिस्से की तरफ। जो इसका लास्ट हिस्सा है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम सबसे पहले तो डिफाइन कर लो ना क्रोमोसोम, सो दैट आप सब बच्चों को क्लियरली पता हो कि क्रोमोसोम होता क्या है। न्यूमरस फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल। ठीक है, तो क्रोमोसोम के साथ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? क्रोमेटिन मटीरियल। क्रोमेटिन मटीरियल किससे बना हुआ है? DNA से, हिस्टोन प्रोटीन से, और इसके अलावा यहाँ पे RNA भी मौजूद होता है। ये याद रखना कि ये तीन चीज़ें जो मिलकर क्रोमोसोम को बना रही हैं। अब क्रोमोसोम के हिस्सों की तरफ आ जाओ। क्रोमोसोम का सेंटर हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये वो जगह है जहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन आके लगता है। अब ये क्या होता है जी? काइनेटोकोर प्रोटीन, ये बेटा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो जितने क्रोमेटिड होते हैं, मैं इसको ब्लू और ब्लैक मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे फ़र्ज़ करें ये दो क्रोमेटिड हैं। क्रोमेटिड क्या होते हैं? आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमेटिड्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटीरियल। और क्रोमेटिन मटीरियल क्या है? उसमें ये चीज़ें DNA है, हिस्टोन प्रोटीन है और RNA जो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है और मौजूद है। ठीक है बेटा, तो ऑल द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड या विद इन द सेल इज़ इन द बेसिकली न्यूक्लियस, और इसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है ना वो हर स्पीशीज़ में डिफरेंट है। जैसे सबसे पहले तो ह्यूमन बींग्स के कर लें। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम है, 44 ऑटोसोम है, 2 सेक्स क्रोमोसोम है। जो ऑटोसोम है 44 वो अदर देन द सेक्स क्रोमोसोम है। इसी तरह फिर आप फ्रॉग सेल में देख लें, वहाँ पे 26 हैं। चिंपैंजी में देख लें 48 हैं। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में देख लें 8 क्रोमोसोम है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर नाम भी पूछ लेते हैं MCQs में, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। देन अनियन में देख लें 16 क्रोमोसोम है, सॉरी। देन पोटैटो में देख लें 48 हैं। गार्डन पी में देख लें 14 है।
लेकिन MCQ इस तरह भी बोर्ड में आया है, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म, पेज 63 के ऊपर लिखा हुआ है ह्यूमन स्पर्म कंटेन्स 23 क्रोमोसोम। क्यों भला? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है जब वो डिवाइड और सब डिवाइड होते हैं और वो एज सच आगे को पास करते हैं। तो मेरे बच्चों, ये हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक था चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियस का। क्यों भला? क्योंकि वो सेल का ब्रेन है, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। मैं 2 मिनट लूँगा इसको रिकैप करने के लिए और आपको क्लियर करने के लिए। जो सबसे मेन हिस्सा है न्यूक्लियस का, दिस वन, शुरू करते हैं यहाँ से। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आउटर वाला जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। जो इनर वाला है वो आपस में जब मार्जिनलाइज होता है तो वो न्यूक्लियर पोर्स बना देता है। न्यूक्लियर पोर्स वो होते हैं जो एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल और ट्रैफिक ऑफ मटेरियल्स को कंट्रोल करते हैं अक्रॉस द सेल। इसमें आरबीसी के अंदर आ जाओ तो आरबीसी में 3 से 4 पोर न्यूक्लियस पर न्यूक्लियस है, लेकिन ये मैंने बता दिया ये कौन सा आरबीसी है, जो इमेच्योर आरबीसी है। और अगर ओवा या एग सेल के ऊपर आ जाओ तो 30,000 पोर पर न्यूक्लियस। इसका मतलब रैपिडली मेटाबोलाइजिंग सेल है और बेशुमार पोर्स का मतलब है कि मटेरियल बहुत ज़्यादा आ रहे जा रहे हैं। अच्छा, अब आ जाओ न्यूक्लियोलस के ऊपर। डार्क स्पॉट है एक सेल में, एक न्यूक्लियस में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी हो सकते हैं। और इसका जो आउटर हिस्सा है वो कहलाता है, इसके अंदर 2 हिस्से हैं। जो सेंट्रल हिस्सा है उसको बोलते हैं CFA, जो आउटर हिस्सा है उसको बोलते हैं PGA। RNA और राइबोसोमल DNA और इसी तरह पेरिफेरल में राइबोसोमल सब यूनिट्स मौजूद होते हैं। अब लास्ट हिस्से की तरफ क्विकली उसको रिकैप कर दूं। लास्ट हिस्सा हमारे पास है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं? न्यूमरस फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डिस्कवर्ड बाय वॉल्टर फ्लेमिंग एंड आर विजिबल ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। और क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल बना हुआ DNA से, हिस्टोन प्रोटीन से और RNA से। और इसका MCAT का MCQ बड़ा अच्छा MCQ है। द फिजिकल लिंक बिटवीन एनी 2 जनरेशंस, यानी कि वो जनरेशंस जो एक साइड से दूसरी साइड तक मटेरियल्स को पास कर देती हैं, उसको आप क्या बोलते हो? क्रोमोसोम, जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र के लिए। फिर इसकी शक्ल वगैरह पे आ जाओ तो इसका जो सेंटर पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये वो जगह है जहाँ पे काइनेटोकोर बनता है और काइनेटोकोर वो है जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है और एज सच इसी में एग्जिस्ट करता है। और फिर बेटा हमारे पास है क्रोमाटिड्स। ये क्रोमाटिड एज सच इस तरह के होते हैं, एक क्रोमोसोम में 2 बाजू होते हैं और दोनों ही सेंट्रोमियर के पॉइंट के ऊपर अटैच होते हैं। फिर मैंने आपको लास्टली बताया कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम वेरी करते हैं हर इंडिविजुअल के लिए। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए 46 हैं, तो चिंपैंजी के लिए 48 हैं, अनियन के लिए 16 हैं, ड्रोसोफिला के लिए 8 हैं। ये हमारे पास इस चैप्टर की और इस टॉपिक की समरी थी। ये इस चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सारे ऑर्गेनेल्स को ध्यान से पढ़ा होगा। ये बेस बनेगी बाद में आपके सारे लेक्चर्स की जो कमिंग अप चैप्टर 5 है और उससे रिलेटेड है। होपफुली आप लोग इसको देख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, समझ रहे होगे और क्लियर अप कर रहे होगे। विश यू ऑल वेरी गुड लक फॉर द लेक्चर एंड प्लीज़ प्रैक्टिस द डायग्राम्स प्रॉपरली एंड आफ्टर दैट attempt the MCQs on your own from the unique notes and then go for the test of it. Wish you all very good luck for the details of for getting through the knowledge and grasping it well. Do remember me in your prayers. Allah Hafiz.